अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुरत। वालेकुम अस्सलाम। आज आपकी बारी है। आज किसकी बारी थी? मैंने इसलिए लिखा नहीं हुआ आज। हेलो। हेलो, आज आपकी बारी थी जवेरिया। जी जी। जी डॉक्टर गुरत, आज मेरी बारी है। अच्छा, चले ठीक है। चले, आज ही शुरू करते हैं। आज आपका पेन के साथ ठीक है है ना? मैम। हाँ जी। चले। हेलो। जी जी, एक मिनट। जी, मैं टाइमर स्टार्ट कर दूं। मैं केस एक्चुअली निकाल रही थी। है वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस। मैं पहले भी एक दो दफा करवा चुकी हुई हूँ। चले, यही लेते हैं आपके साथ भी। हम्म। चले, यही वाला केस लेते हैं। जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया, मेरा गायनी के शोबे से 4 साल से ताल्लुक है। आज मैं आपके मसले के मुतालिक बातचीत करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आप ताउन करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महक है। महक, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 27 साल है। शादी को कितना अरसा हुआ है? मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा। आपको आखिरी दफा माहवारी कब आई है? डॉक्टर साहिबा 4 दिन पहले आई है। ओके। और आप पढ़ी लिखी हैं? क्या काम करती हैं? जी, मैंने बीए किया हुआ है, मैं घर पे ही होती हूँ। ठीक है, अभी आप किस मसले के साथ आई हैं? डॉक्टर साहिबा, मैं इस मसले के साथ आई हूँ कि मुझे ना माहवारी में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। मैं सुबह से लोटपोट हो रही हूँ और मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। ये दर्द आपको कितने अरसे से है? डॉक्टर साहिबा, मुझे को 5-6 साल से माहवारी में दर्द होता था। लेकिन पहले गोलियां खाने से ठीक हो जाता था। लेकिन अब ये पिछले 2-3 महीने से तो मुझे इतना ज्यादा दर्द है कि मुझे उल्टियां भी आने लग जाती हैं। और इंजेक्शन से भी आराम नहीं आ रहा। अभी सुबह मैंने इंजेक्शन लगवाया तो मेरे 3 घंटे गुजरे हैं, लेकिन अब फिर शदीद पेन है। ठीक है। और ये दर्द जो है वो आपको दिन के किसी खास हिस्से में होती है या मुसलसल होती नहीं नहीं, रहती है, और मुसलसल जब जिस्म भी के किस माहवारी हिस्से पे शुरू और होती ज्यादा है। होती है ये? माहवारी शुरू होती है और जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है दर्द बढ़ता जाता है। ठीक है। इसके साथ आपको कोई पेशाब पखाने का मसला है? पखाने लगे रहते हो या कब्ज होती हो, और कोई पखानों में खून आता हो या पेशाब के रास्ते कोई खून आता हो? नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन खाना करते वक्त ऐसे लगता है जैसे कुछ बाहर आने लगा है, इतनी दर्द होती है। ठीक है। कोई आपको दायमी खांसी तो नहीं है? और अगर खांसी है तो कोई बलगम या उसमें खून तो नहीं आता? नहीं। पेट में कोई गोला तो नहीं महसूस होता? बस डॉक्टर साहब, पेट मुझे बहुत सख्त नजर आता है, इतना सख्त सख्त लगता है ना। ठीक है। और ये बताएं, कोई आपको गंदा पानी वगैरह तो नहीं पड़ता नीचे से? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है। और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे क्या असरात हो रहे हैं इससे? डॉक्टर साहब, मैं हिल ही नहीं सकती हूँ। इस रात को छोड़े, मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं सकती। ठीक है। जिस तरह आपने बताया कि आपको 5 6 साल से मसला है, आपको माहवारी हर महीने के महीने आती है? और कितने दिन के लिए आती है? जी डॉक्टर साहब, 5-6 दिन ऊपर हो जाते हैं और रहती 6-7 दिन रहती है। इस दफा जरा ज्यादा हो ठीक है। गई और ब्लीडिंग। कितने कपड़े इस्तेमाल कर लेती हैं? कोई लोथड़े वगैरह आते हैं साथ? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, 2 पैड ही होते हैं दिन के। 2 थड़े नहीं आते। ठीक है। दो माहवारियों के दरमियान में दाग तो नहीं लगता? नहीं। कभी कोई सुनहरे पत्ते वाली आपने अदवियात तो नहीं इस्तेमाल की, जिनको हम वक्फे की गोलियां भी कहते हैं? जी डॉक्टर साहब, वो चक्कर वाली गोलियां मुझे पिछले साल डॉक्टर ने लिख के दी थी। वो मैंने 3-4 महीने खाई थी। उस वक्त मेरी माहवारी बड़ी खराब हो गई थी और ये दर्द होता था, तो उससे मुझे थोड़ा सा आराम आया था। ठीक है। आपको इससे पहले कभी ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, दिल का कोई मसला आप में, आपको या आपके खानदान में रहा है इस तरह का?
नहीं। आपके खानदान में किसी को अंडादानी या छाती का या गिलड़ का या आंतड़ियों का कोई सरतान तो नहीं रहा होगा? नहीं। अम्मी बहन को इस तरह का माहवारी के साथ दर्द का मसला रहा है? नहीं। ठीक है, माजरत के साथ जाती हूँ, इसका सवाल पूछूंगी कि कोई सिगरेट नोशी या कोई हुक्का और चीज वगैरह इस्तेमाल तो नहीं करती हैं? डॉक्टर साहब अब तो मेरा दिल करता है कि मैं कोई नशेआवर चीज लेके सोई रही हूँ और पड़ी रहूं बस। ठीक है। वैसे कभी कोई इस्तेमाल तो नहीं की ना? नहीं डॉक्टर साहब, पर दिल मेरा बहुत कर रहा है कि मैं अब इतनी दर्द से तंग आ गई हूँ, मेरा दिल करता है कोई ऐसी चीज हो कि बस मैं सोई पड़ी रहूं और मुझे ये दर्द महसूस ना हो। आप डॉक्टर साहब मेरा ठीक है। ऑपरेशन करके ना अंदर से सारा कुछ निकाल दें। ठीक है, अभी थोड़े से मैं आपका सवालात कर लूँ, फिर मुआयना करके तो उसके मुताबिक मैं आपको एक लाहे अमल तैयार करके दूंगी। मुझे ये बताएं कि आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ पेट के निचले हिस्से का या किसी और चीज का ऑपरेशन हुआ हो कभी? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है डॉक्टर साहब। और ये कितना अर्सा पहले हुआ था आपका? ये कुछ 2 साल पहले हुआ था। ठीक है। मुझे ये बताएं कि घर में गुजर बसर ठीक हो जाता है, घर वाले आपके साथ ठीक हैं? कोई और परेशानी वगैरह तो नहीं है? डॉक्टर साहब घर वाले भी सारा दिन ताने ही देते रहते हैं कि तुम्हें दर्द ही रहती है। वो तो कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, इसको बच्चे नहीं होंगे। तो वो मुझे अच्छा तो अच्छा। बहुत ही ज्यादा ज़हनी टेंशन में होती हूँ। ठीक है। और अभी आप ज्यादातर यही चाहती हैं कि आपको इस दर्द से जो है छुटकारा मिल जाए? कुछ और हाँ। बताना चाहती हैं आप इसके अलावा? नहीं डॉक्टर साहब, बस मैं तो ज़हनी तो मरीजा बनती जा रही हूँ इस दर्द की वजह से। खानदान वाले भी इतनी बातें करते हैं कि इसको पता नहीं क्या चलें ठीक। मसला है। चलें ठीक है, परेशान नहीं हो। अभी जो है ना मैं आपका मुआयना करूंगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ताबुन करेंगे। मुझे अपने हाथ दिखाएं, आंखें पहले ऊपर की रिजल्ट तरफ करें, पहला रिजल्ट मुंह। ठीक है, जुबान बाहर की तरफ निकालें। ओरल और ओरल मैं कैविटी। आपका गिलड़ का ओरल हेल्थ ओरल गिल, ओरल हाइजीन इज गुड। गिलड़ का मुआयना करूंगी, छाती का मुआयना करूंगी। थायराइड नॉट एन लार्ज बट ट्रेमर्स आर सीन ऑन द हैंड। हम्म, ठीक है। और जो है वो मैं आपके पेट का मुआयना करना चाहूंगी। हम्म। मैम, एनी ऑन इंस्पेक्शन इज देयर एनी scar mark or any visible Ectomy scar, pulsations but and scar, on appendectomy scar is seen. superficial palpation? हाँ बोलती जाए, फिर मैं एंड में बताती हूँ। On superficial on superficial palpation, is there any tenderness, and on deep palpation, any mass feel in any quadrant of the abdomen, and any pedal edema or sacral edema present? पीए पे वैसे पीए इज Hello. रिजिड। पीए इज रिजिड बट देर इज नो विस्ट्रोमगैली और mass palpable. But patient is that much conscious about the pain that she harden the rebound tenderness कर देती है। अदरवाइज कोई मैस कोई विस्ट्रोमगैली नहीं है उसको। ठीक है, मैडम, एज माई पेशेंट इज अनमैरिड, आई वुड नॉट लाइक टू गो फॉर द परवेजेनल एग्जामिनेशन। वो तो आपने करना ही नहीं है ना, आपने मांगना नहीं है बस। ठीक है। ओके, समराइज योर केस। नहीं 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 मैडम, मेरे वाइटल्स और बीएमआई रह गया, सॉरी। BMI her weight is 42 kg। वाइटल्स आर नॉर्मल। ओके। हाँ, इसकी पल्स जो है वो 98 है। ठीक है मैडम, शुड आई प्रोसीड? केस समरी प्रेजेंट करें। My patient Mehak, 27 years old, unmarried, with the last menstrual period 4 days back. She has presented in the OPD with the complaint of dysmenorrhea from last 5 to 6 years, but more since last few months. And she is and her dysmenorrhea is relieved with is associated with the nausea, vomiting, and initially it was relieved with the medication, but now
but nowadays she got no relief with the medication. Her menstrual cycle is regular, 6 by 28 days, soaking 2 pads per day, and she took 3 to 4 months back hormonal pills on which her dysmenorrhea was controlled, and she also had the significant history of appendectomy 2 years back, and currently she is experiencing anxiety and depression. On examination, her vitals are normal, and BMI is like class 1 obesity, and on general physical examination, 42? Paler उसकी appreciated. क्लास वन ओबेसिटी कैसे आ गई? 42 वेट है। Oh, sorry, 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 sorry. ये तो अंडर वेट है, क्लास वन ओबेसिटी नहीं है, जी फोर्टी जी जी टू जी 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 सॉरी। वो मैडम मैंने ना 98 से कंफ्यूज कर लिया था इसको, फिर भी वो ज्यादा होता है। सॉरी। हम्म। Her on a general physical examination, pallor is appreciated and tremors are appreciated. On specific examination of abdomen, there is rigidity and rebound tenderness. The rest of the systemic examination is unremarkable. 9 मिनट 30 सेकेंड्स। ठीक है। जी आई थिंक सारी चीजें आपकी पूरी हो गई थी। समरी को थोड़ा सा आपने लंबा कर दिया। पेन को आपने क्लियर पूछ लिया। एग्रीवेटिंग रिलीविंग फैक्टर, ऑनसेट, ड्यूरेशन, ठीक है। और रेडिएटिंग पूछ लें कहीं और जाती है। फिर आपने जी एसोसिएटेड सिम्टम्स में साइकिल को पूछ लिया, डिस्केजिया को पूछ लिया, यूरिनरी बाउल हैबिट्स पूछ ली, फैमिली पूछ लिया, ठीक है। और फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएस पूछ लिया, एंडोमेट्रियोसिस पूछ लिया। हम्म। जी मैम, मैं एक चीज में कंफ्यूज हो गई थी कि जिस तरह मैंने हिस्ट्री में उसको हॉर्मोन्स का नहीं पूछा, मतलब थायराइड का नहीं पूछा, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन पे नहीं होता कि ट्रेमर्स मिल रहे हैं। एग्जामिनेशन में, यही मैं आपको बताने लगी थी। क्योंकि हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको जो आपको लेके जाता थायराइड की तरफ। जी ठीक है। तो जब आपको जी एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग मिलती है, जैसे आपको पेलर मिल गया है, तो आप वहां पे खड़े हुए वहां से पूछ सकते हैं कि आपको सांस का कोई मसला तो नहीं है, थकावट तो नहीं जल्दी हो जाती। जो जब एग्जामिन, क्योंकि एग्जामिनेशन का मतलब ये तो नहीं कि अब आप उससे हिस्ट्री के सवाल नहीं पूछ सकती। यू कैन वाइल डूइंग एग्जामिनेशन, आपको पेलर नजर है, आपको सांस तो नहीं चढ़ता, आपको थकावट जल्दी तो ठीक। नहीं हो जाती है, ट्रेमर्स नजर आ रहे हैं तो आप पूछ रहे हैं आपको गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती। तो ये एक हम्म, ट्रिक होता है कि जब आपको एग्जामिनेशन में कोई फाइंडिंग मिल रही है और वहां पे फिर आपको सवाल करते हैं, तो इट मीन्स कि यू आर सो मच ओरिएंटेड एंड टारगेटेड दैट यू आर फोकसिंग कि जी मैं इसको क्लिनिकली भी को रिलेट कर लूं कि कोई ट्रेमर से रिलेटेड सिम्टम्स तो नहीं है उसको। ठीक है। जी सो आप ऑन द स्पॉट वहीं पे जब आपको एग्जामिने, अगर आपको हिस्ट्री में उसने कुछ ऐसी बात नहीं बताई जिससे आपको लगे कि जी एनीमिया है, या कोई ऐसी बिल्कुल वेग सी बातें वो कर रही हो, लेकिन आपको पेलर उसमें मिल जाए, तो फिर आप उसमें पूछ सकती हैं वहां पे एग्जामिनेशन के साथ ही। क्योंकि ट्रेमल्स भी मिल रहे हैं और आपको टेकिकार्डिया भी मिल रहा है, तो आपका वहां पे ये पूछना बनता है कि आपको कोई गर्मी सर्दी ज्यादा तो नहीं लगती है। ठीक है। ऑल जी तो पेशेंट ने कहा कब्ज तो नहीं रहती, लेकिन मुझे ऐसे जोर लगता है। ठीक है। सो थोड़े बहुत थायराइड के सिम्टम्स उसमें एग्जामिनेशन में साइंस आ रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स कोई भी नहीं है उसको। ठीक है। सो जब इस जी तरह की कोई बात हो, तो आप एग्जामिनेशन के साथ हिस्ट्री के सवाल पूछ सकती हैं। अच्छा, समरी के अंदर जो है ना, उसकी साइकिल को डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अगर एचएमबी है तो एचएमबी बता दे, एचएमबी नहीं है तो बस ये हैड अ रेगुलर साइकिल। ठीक है। और लास्ट ईयर शी टुक ओसीपीज फॉर irregularity ऑफ द साइकिल फॉर 3 मंथ्स। ठीक है। या आप जो ट्रीटमेंट अप टिल नाउ में आप पूछेंगे कि जी उसको, अच्छा इसको ना आपने एक वर्ड इसमें यूज करना है, डिबिलिटेटिंग। ये जो डिस्मेनोरिया है ना, ये सिवियर से भी अगली फॉर्म में है। ठीक है। ठीक है। तो इसलिए इसको जो है ना आपने इसमें कंसीडर करना है कि आप इसको थोड़ा सा सिवियरिटी को शो करने के लिए ना, शी हैड debilitating dysphoria which is causing her mental health issues and
इज नॉट रिलीव्ड बाय इंजेक्शंस। ठीक है, तो उसकी जिंदगी अब आजार होगी, वो कह रही है मेरे तो दिल करता है मैं मर ही जाऊं। यानी वो इस हद तक बेचारी डिस्ट्रेस में है कि वो कोई नशावर चीज खाना चाहती है ताकि मैं सो ही रहूं। ठीक है। हम्म, जी। तो उस डिसमेनोरिया को और उसकी सिवेरिटी को सिर्फ आप सिवियर डिसमेनोरिया विच इज अफेक्टिंग हर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। ठीक है। इस तरह जी का कोई जुमला आपने केस समरी में जरूर बताना है, ताकि आप आपकी हिस्ट्री की वो जो बातें उसने बताई है ना डॉक्टर साहब, मेरा तो दिल करता है कि अब मैं कोई नशावर चीज खाना शुरू कर दूं। मेरे तो घर वाले भी मुझसे बड़े तंग हैं। मेरे घर वाले, मेरे फैमिली वाले मुझे बातें बनाते हैं। सो दिस दीज सेंटेंसेस शोइंग हर डिस्ट्रेस। ठीक है। अभी जी आगे चलते हैं तो फिर हम आगे कुछ बातें मैं आपसे डिफरेंशियल्स के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है। एंड दिस इज अ लाइफ पेशेंट, स्टिल अभी तक आ रही है मेरे पास ये पेशेंट। ठीक है। जी हम्म, जी। जी बताइए। एंडोमेट्रोसिस विद पेन में इतनी सी हिस्ट्री है ज्यादा उसमें, क्योंकि सब फर्टिलिटी में आपकी डबल हिस्ट्री हो जाती है। तो एंडोमेट्रोसिस विद पेन आता है तो वो ऐसे ही आएगा। ठीक है। या हो सकता है कोई पेशेंट ऐसी हो जिसके बच्चे वगैरह हों। एक और पेशेंट है मेरे पास, आ रही है अभी। उसको मैंने एलागोलिक्स पे डाला हुआ है, थर्ड मंथ उसका कंप्लीट होगा तो मैं उसका रिपीट स्कैन करूंगी। उसकी भी चॉकलेट सिस्ट थी, लेकिन चॉकलेट सिस्ट थी सिर्फ 3 सेंटीमीटर की ना, 3 to 2 सेंटीमीटर की, बट कॉजिंग पेन वेरी बैडली। तो उसको मैंने ये GnRH पे डाला है, देखते हैं उसका क्या आता है इफेक्ट। मैम, जीएनआरएच आपने किस नाम से दिए मैं उसको? एलागोलिक्स। अच्छा, मुझे जोलाडेक्स का पता है। जी हाँ, ये नई आई है ना एलागोलिक्स, अभी बिल्कुल अच्छा अच्छा। रिसेंटली, ये जुलाई में तो आई है। हमारे एग्जाम से पहले आई है, सॉरी, फेब्रवरी में। फेब्रवरी में लॉन्च हुई है ठीक पाकिस्तान है। में। बाहर के मुल्कों में थी। अब एलाडायोल गैलेक्सी वालों ने भी निकाली भी है, ओवा ओवी के उसके नाम से। मैम, तो ये भी वैसे ही देते हैं 28 डेज के बाद नहीं नहीं टेबलेट नहीं, फॉर्म ये में? डेली, ये डेली एक लेनी होती है। अच्छा अच्छा। वन ठीक। फिफ्टी और 200 मिलीग्राम की टेबलेट होती है। तो आप अकॉर्डिंग टू द सेवेरिटी ऑफ द पेन आप देते हैं। पेन अब पेशेंट की सेटल है वैसे। 4 वीकली में उसको बुलाया है फॉलोअप के लिए, तो उसकी पेन सेटल है, लेकिन अभी मैं साइज ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को देखना है 3 मंथ्स पे, ट्वेल्व और मैडम, वीक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रोमा कितना कॉस्ट हो तो जो वेरी है? कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट इफेक्टिव आई थिंक। 1 मंथ की डोज जो है वो 3000 में, 2000 में है बस। ठीक। जोलाडेक्स तो अब जोलाडेक्स तो बत्तीस महंगा बत्तीस है। 35 हजार का है ना, हाँ जी, हाँ जी। एक इंजेक्शन। जी। ये कितना साइज हो एंडोमेट्रियोमा का तो हम दे सकते हैं? आप दे सकते हैं पेन के लिए, आजकल तो हम ट्रायल पे दे रहे हैं सबको ही। ट्रायल वैसे चल मैम, रहा है। गाइडलाइन तो अभी ये कहती है कि 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो आप उसमें सर्जरी करें। वो तो अगर पेन, फोर सेंटीमीटर से कम वो है। तो सर्जरी के लिए हाँ फोर जी। सेंटीमीटर पेन के लिए 4 सेंटीमीटर, हाँ जी। सब फर्टिलिटी में 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, हाँ जी। ठीक है। चलें, इसमें हिस्ट्री एग्जामिनेशन में कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम इसको जल्दी से मैनेज करें, क्योंकि मैनेजमेंट भी इतनी कोई लंबी नहीं है इसकी। हम्म। अगर किसी ने कोई पिछले एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, मेरा ख्याल है इसकी मैनेजमेंट कर लो, फिर हम एंडोमेट्रियोसिस की क्वेश्चंस आपके ले लेंगे। चले जवेरिया आ जाएं, यू हैव टेन जी मैम। मिनट्स What are your फॉर द differential मैनेजमेंट ऑफ माई diagnoses on the पेशेंट आई base? एक मिनट, what are the differential diagnoses on the basis of history and examination? My differential diagnosis on the basis of history and examination are firstly endometriosis, second irritable bowel syndrome, and pelvic inflammatory disease, and lastly I would go for the urinary tract infection. हम्म। मैम, फिलहाल तो इतने ही आ रहे हैं, और इट कुड बी एनी ओवेरियन पैथोलॉजी इंक्लूडिंग फाइब्राइड सिस्ट इस तरह की और पेन कर सकता है? फाइब्रॉइड में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी भी साथ होनी चाहिए। नॉट नेसेसरी। डीजेनरेटिव फाइब्राइड हो तो फिर पेन तो हो सकता जी 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 जी।
हो सकती है। जी, हो तो सकती है। उसको भी डालो, फाइब्राइड को भी हम्म। डालो। कोई टॉर्जन ओके। ऑफ ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। जी हो सकती है। जी जी आप मैम, ओवेरियन पैथोलॉजी लाइक टॉर्जन और टॉर्जन एडिनेक्सल हो मैसेज हो कुछ हो, सकते हैं। इस्कीमिया चल रहा हो, तो टॉर्जन ऑफ ओवेरियन हम्म। सिस्ट या कोई ओवेरियन सिस्ट भी हो सकती है जो पेन कर रही है। अपेंडिक्स हो सकती है। अपेंडिक्स तो उसकी अपेंडेक्टमी हुई हुई है, हाँ। लेकिन कोई गुड। गुड। मैम ट्यूबो ओवेरियन मास हो सकता है या कोई एब्सेस हो हाँ, सकती है। वो आपने इन्फेक्शन कर दिया ना, पीआईडी की जगह पे अगर आप ठीक है। एनी पेल्विक इन्फेक्शन कर दें, वो टीबी भी उसमें हो सकती है। जी पेल्विक इन्फेक्शन होंगे, उसको आप ब्रॉड टर्म में कर दें तो टीबी प्लस पेल्विक इन्फेक्शन, टीबी भी हो सकती है। ठीक है। पीएमएस भी तो हो जी सकता है। बस एक सवाल आप हिस्ट्री में पूछ लीजिएगा कि इसके साथ आपको कोई बुखार वगैरह तो नहीं रहता, ठीक है। वो ठीक है। वैसे इम्पोर्टेंट है। मैडम मैंने वो कफ हिमोप्टिसिस ये पूछा वो था, लेकिन पूछा था, नाइट्स फीवर वेट्स नहीं पूछने पूछा थे। था मुझे उस वक्त, हाँ जब जी। आपने हाँ काफी जी। हिपोक्सिस पूछा था ना, तो मुझे उस वक्त जहन में जी आया जी था कि जी फीवर जरूर पूछें, वो पीआईडी में भी हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शंस में भी हो सकता है, टीबी जी। भी हो सकता है। तो एक सवाल आपका जो है ना, वो हो सकता है। नहीं अरूज, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मैसेज टाइप कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही अरूज। ओके मैडम। अब आइए। मैडम मैंने कहा पीएमएस भी तो हो सकता है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। डिस्मेनोरिया नहीं होता पीएमएस में इस तरह से। अच्छा हाँ। वो और तरह से पीएमएस प्रेजेंट कर। सिवियर नहीं होता। हम्म। स्वेयर ठीक। डिस्मेनोरिया नहीं होता पीएमएस का। उसके और सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, चले। वेयर यू विल फिट योर ट्रेमर्स एंड टैकीकार्डिया। थायराइड भी होना चाहिए। नहीं, आप उसको जस्टिफाई कर सकती हैं इस पेशेंट में ट्रेमर्स को और टैकीकार्डिया को। पेशेंट ने तो कोई थायराइड की सिम्टम्स और वो नहीं दिए, तो डिस्मेनोरिया आप मैम थायराइड के साथ कैसे कर सकती टेन हैं। मैम 10% ऑफ द पेशेंट्स में सब क्लिनिकल थायराइड हाइपोथायराइडिज्म भी चल रही होती है, जो तो सब क्लिनिकल अनडायग्नोज्ड तब होती होता है है। जब साइन और सिम्टम्स दोनों ही ना हो, इसमें तो सिम्टम्स हैं, साइन। हाँ। सब क्लिनिकल का मतलब समझ रहे हो जी ना, जी जी जी। हाँ जी कि हाँ ना जी हाँ साइन जी। है ना सिम्टम्स हैं, लेकिन इसमें साइंस हैं। जी। तो वो साइंस किस वजह मे से। बी। गर्म नहीं हुआ? और, जी अ, जवेरिया। मैम मेरे एनीमिया पेशेंट को हो सकता है, एनीमिया एंड सेकंड थायराइड। और क्या हो सकता है, चैट पढ़ लो। हाँ जी मैम, एंजाइटी। ठीक हाँ। कह रही है आसिया। यस। आपको ये पेशेंट, वो एंजाइटी। इतनी एंजाइटी में है कि उसके हाथ कांपते हैं। जी जी। हालांकि मैडम मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे माइंड से निकल हाँ, गया। हालांकि हमने ये एंजाइटी। डिस्कस भी किया, दिस पेशेंट इज जी जी। दैट मच एंशियस, और इतनी वो एंजाइटी में जा चुकी हुई थी हम्म। कि अ, अभी हम आगे भी, आप मैं देखती हूँ आप उसको कैसे मैनेज करती हैं, फिर हम बताएंगे। लेकिन ये आप सिर्फ, आपको एक ये केस, ये एक बड़ा रेयर किस्म का केस है कि जिसके अंदर एंडोमेट्रियोस्ट, सिर्फ बताने का मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस आप देखें कि वो एक अनमेरिड बच्ची को इस लेवल तक ये पेन ले जाती है कि वो सुसाइड पे चली जाती है। और वो मेंटली इतनी टॉर्चर हो चुकी होती है उस पेन के साथ कि ये एंडोमेट्रियोसिस इस हद तक, स्पेक्ट्रम यहाँ तक जाता है। सिर्फ फर्टिलिटी इश्यूज और वो चीजें तो नहीं होती हैं, लेकिन मतलब हम मैंने अब तीसरा एंडोमेट्रियोसिस के साथ एक और पेशेंट है, इतनी बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमास थे उसके कि 5 इयर्स की उसकी सब फर्टिलिटी थी। डाला तो उसको मैंने सिर्फ वैसे ही मेडि पेन के लिए उस मेडिसिन पे डाला था, ओव्यूलेशन इंडक्शन हम उसको दे नहीं सकते थे। 1 साइकिल हम मैंने सिर्फ उसको दिया था, लेकिन वो कंसीव कर गई, उसकी पेटेंट ट्यूब्स थी। स्टिल उसके इतने बड़े बड़े पड़ी हुई हैं ओवरीज, वो बिल्कुल विलिंग नहीं होती कि मैं इनको निकालूं, और अब उसकी तीसरी प्रेगनेंसी है।
सो एक स्पेक्ट्रम आप अगर वो देखें कि एंडोमेट्रियोमास पड़े हुए एंडोमेट्रोटिक सिस्ट बन जाती हैं, फिर वो ठीक हो जाती हैं, कुछ अरसे के लिए उसको ओसीपीस पे डालते हैं, वो रिग्रेस कर जाती हैं, फिर वो बन जाती हैं, बट स्टिल शी इज थर्ड ग्रेविडा 3 हो गई भी है वो। यस, 5 इयर्स की सब फर्टिलिटी उसकी रही है। ठीक है, सो स्पेक्ट्रम ऑफ एंडोमेट्रियोसिस इतना लंबा जा सकता है। ठीक है, चले, हाउ विल यू मैनेज? अब आपके पास 4 मिनट हैं। सॉरी, व्हाट इन्वेस्टिगेशन यू विल परफॉर्म इन दिस पेशेंट, 3 मिनट्स में बताइए। For I would require the baseline investigations, complete blood count for hemoglobin in gram per deciliter, platelet ये count, स्लाइड total सारी leukocyte count. नॉर्मल है, सिर्फ उसका HB8 है। Then I would require the serum ferritin levels and the red blood cell indices, MCV, MCH, MCHC ऑलरेडी levels, सीरम फेरेटिन जो है 21 है। and the बाकी peripheral smear. माइक्रोस्टिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। And in the specific investigations, I need the thyroid function test of the patient and the abdominopelvic ultrasound of the patient for any for the uterine size, endometrial thickness regularity, and any adnexal pathology and any abdominal pathology. Thyroid functions are not done. Uterus is anteverted normal size with normal endometrium and the fallopian tubes. But there are bilateral endometriotic cysts. Right sided shows 6 into 7 centimeter, multilocular, and left sided ovarian is 8 into 7 centimeter. Ground glass appearance is seen, multiloculated. Okay. Rest of the abdominal ultrasound is normal. Okay. And madam, any diagnostic laparoscopy done or not yet? आपने हिस्ट्री में उससे सर्जरी का पूछा था ना? जी उसने क्या कहा था? नहीं हुई. तो फिर Okay. पेशेंट की नहीं हुई भी ना, तो क्यों पूछ रही हैं आप? ओके, मैनेज दिस पेशेंट नाउ। Firstly, I will support my patient and empathetically ये counsel वो the पेशेंट patient. है जो आप लोग जुमला बोलते हैं ना, आई विल सपोर्ट द पेशेंट। ये वो पेशेंट है जहां पे ये जुमला स्पेसिफिकली बोलना है। हर पेशेंट में आई विल सपोर्ट द पेशेंट, आई थिंक ये किसी ने मेंटोर ने कही जुमला है जो सारे बोलते हैं, बट दिस इज द केस जिसमें आपके लिए ये वर्ड सबसे बेहतरीन है। आई विल सपोर्ट द पेशेंट। चले। And I will tell the diagnosis to the patient that she is having these symptoms due to the endometriosis, which occur in about 15 to 20% of the women. And I will explain मोस्ट, that it is due एक to मिनट the. जवेरिया, मैं साथ साथ करेक्ट करती हूँ फिर मुझे भूल जी जाती जी. हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस, बट फाइनल डायग्नोसिस इज मेड बाय हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस जी सिस्ट जी. है ना, तो आपने उसको डायग्नोसिस उसका हिस्टोपैथोलॉजी पर ही होता है। ठीक है। जी मैम. My provisional diagnosis is endometriosis, and I will tell that it occurs in about 15 to 20% of the cases, and it is basically the retrograde menstruation, allowing the endometrial cells to implant outside the uterus, and it can be due to the genetic factors. Further, I will involve the support of the family members for the patient, as it is the initial requirement for the treatment, and I will also counsel the patient that. The and I will also counsel the patient that to get the for the relief of the symptoms, she better should get the treatment. For this, I will involve the multidisciplinary team, which will include the senior gynecologist, pain specialist, anesthetist, clinical psychologist, radiologist, and the endometriosis specialist centers, and also the support groups. Initially, I will offer analgesics to the patient for the about a 3 months trial, including the paracetamol or the non-inflammatory steroid NSAIDs. And if the patient जवेरिया does not. जवेरिया, पेन किलर्स वो ऑलरेडी ले चुकी हुई है, फिर तुम उसको 3 मंथ्स के लिए दे रही हो। तो पेशेंट फिर को मैडम अपना नॉलेज अप्लाई करें। मैडम फिर मैं डायरेक्टली GNRH पे आ जाऊँ, क्योंकि उसने तो कंट्रासेप्टिव पिल्स भी ली हुई हैं 3 to 4 months के लिए. साइज कितना है आपकी एंडोसिस्ट का?
6 to 7 सेंटीमीटर है। फिर जी जी। इस पे क्या करेंगी जी। आप? इतनी सिवियर अम, पेन है, एट मैडम सेंटीमीटर इस की 9 सेंटीमीटर की सिस्ट पड़ी हुई है, तो इसको क्या करेंगी? मैडम इस पे इनिशियली मैं उसको 3 मंथ्स के लिए GnRH दूंगी, और उसके बाद मैं उसकी लेप्रोस्कोपी प्लान करके उसको एक्सरसाइज करूंगी। हम्म। चले। And after surgery, for the pain relief, I will give the hormonal contraceptive to the patient, and I will keep my patient on the Why follow-ups not you to the do laparoscopic surgery for the first hand? Why to give GnRH? What is the purpose of this GnRH? मैम GnRH वैसे बेसिकली डीप एंडोमेट्रोसिस में देते हैं, ठीक कह रही हैं आप कि यूरिटर और अगर बॉवल या इस तरह कोई इन्वॉल्वमेंट होती तब मैं देती। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद साइज बहुत ज़्यादा है, तो उसकी ड्यूरिंग सर्जरी लाइक वेस्कुलरिटी, लेकिन नहीं मैम, ठीक कह रही हैं, डायरेक्टली मैं लेप्रोस्कोपी पे ही जाऊंगी। लेप्रोस्कोपी पे आप क्या देखना चाहेंगी? डायग्नोसिस तो अ, देखेंगे ना, टीवीएस पे डायग्नोसिस आपका बन गया है। आप उसकी एक डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करके देखें तो सही कि अंदर क्या सूरत हाल है। अच्छा, अब लेप्रोस्कोपी आप करेंगी तो लेप्रोस्कोपी में क्या क्या ऑप्शंस उसको ऑफर करेंगी आप? इस पेशेंट के लिए मैं एक्सियन मोर मतलब एब्लेजन से पहले, और साथ एडहियोलाइसिस, और साथ सिस्टेक्टमी जो है ना वो ऑफर हिस्टेक्टमी करूंगी पेशेंट करेंगी, को। क्योंकि इस वाली को आप जीएनआरएच दे के तो बिल्कुल रिड्यूस करने वाली बातें नहीं हो सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं। और पेशेंट हम्म। की बहुत बुरी पेन है, इसको जब तक आप निकालेंगी नहीं ये पेशेंट की पेन ठीक नहीं होगी। और फिर एक पेशेंट ऑलरेडी इतनी एंजाइटी में है, उसमें है, तो उसको तो आपको कुछ ना कुछ उसको ऑफर देनी पड़ेगी। अच्छा, पहले इसकी आप एनीमिया के बिल्टअप करेंगे। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया लेप्रोस्कोपी करनी है, सो व्हाट आर द स्टेप्स यू विल टेक बिफोर द लेप्रोस्कोपी? Before proceeding for the laparoscopy, I will involve the anesthesia department to get the WHO surgical checklist of the patient, and also build up the hemoglobin status of the patient by giving either the oral hematemanics, or the intravenous iron transfusions. एक मिनट, And लेप्रोस्कोपी के लिए कितनी एचबी चाहिए आपको? लेप्रोस्कोपी के लिए कितनी एचबी चाहिए? हेलो। मैंने कहा लेप्रोस्कोपी के लिए आपको कितनी एचबी चाहिए? जवेरिया, मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। हाँ जी। मैंने कहा कि लेप्रोस्कोपी के लिए कितनी एचबी चाहिए? मैम 10 तो होनी चाहिए। तो ओरल के साथ कितने टाइम लगेगा 8-10 होने में? 2 to 3 weeks। तो आपके पास 2 to 3 वीक्स हैं। हम्म। हम्म। नहीं। तो फिर कैसे बिल्डअप करेंगी एचबी? जब सर्जरी प्लान करते हैं तो क्या देते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। फिर? हम्म। पहला मैम मैनेजमेंट तो पता नहीं होती ही नहीं है, मतलब आता भी होता है लेकिन पता नहीं क्या ही आता बोल रहे पता होते क्या हैं। आता है, मसला पता क्या है? आप मुझे सुना रही हैं एंडोमेट्रियोसिस विद पेन की मैनेजमेंट, जो आपने रट्टा लगाया गाइडलाइन से, जी। ये पेशेंट। करूंगी मैं ये करूंगी, लेकिन आप उसको पेशेंट पे अप्लाई नहीं कर रही। आपको पता है जीएनआरएच देने हैं, पेन किलर 3 मंथ्स के लिए देने हैं, ये करना है वो करना है, सब कुछ पता है, लेकिन अब उसमें से आप देखें ना, अब आपने जब इसको अप्लाई करना है क्या करना है, यार इसको तो 3 मंथ्स के लिए मैं नहीं दे सकती, वो स्किप हो गया स्टेप। अच्छा, मैं इसको दूसरी लाइन पे जीएनआरएच ओसीपीस दे सकती हूँ, यार उसकी बहुत बड़ी बड़ी सिस्ट है, ओसीपीस क्या करेंगी, ये तो रिमूवल ही करनी है। अच्छा, रिमूवल करना है तो फिर मैं लेप्रोस्कोपी से करूँ या ओपन करूँ? जी मैं लेप्रोस्कोपी करूंगी, यंग गर्ल है, कोई स्कार ना जाए उसको। ठीक है। फिर जी उसको पेन, शुरू की जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है बहुत अच्छी है, यही करनी है। आपने एंडोमेट्रोटिक स्पेशलिस्ट को बीच में डालना है, आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स को बीच में डालना है, आपने यूरोलॉजिस्ट को बीच में डालना है, एनेस्थेटिस्ट को डालना है, पेन मैनेजमेंट के डॉक्टर्स को डालना है, फिर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
ठीक है। सो फॉर लेप्रोस्कोपी आई जी। विल बिल्ट अप द एचबी, मीन वाइल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड आई विल डू द पेन मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये बातें करेंगी, फिर आप उसको बिल्टअप ऑफ एचबी सीबीसी उसको आर दें, पैक सेल्स दें, 2 पैक सेल्स लगाएं और उसकी लेप्रोस्कोपी प्लान कर लें, ठीक है। जी। मैडम जीएनआर, मैडम जीएनआर के लिए एक पॉइंट ये भी तो हो सकता है कि वो इतनी यंग है, तो हम उसको यही वो मैं उससे कह रही हूँ, हम इतनी यंग यंग को पेशेंट्स में, नहीं देना चाहिए ना यंग बहुत, पेशेंट हाँ। तो 25 ईयर तो बहुत यंग एज है, तो उसमें तो हम जेनरेज बहुत अवॉइड करते हैं ना, यही तो मैंने एमसीक्यू कहा जब ना, हम और करते दूसरी थे बात ये कि इतनी बड़ी बड़ी थ्योरीज सिस्ट भी में। पड़ी हुई है, हाँ, इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट के साथ तो आप उसको जीएनआरएच कितने लंबे अरसे के लिए देंगे? और वो इससे फिर उसको दूसरे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बोन पेन्स सिर्फ और और मेनोपॉजल फिर सिम्टम्स एक्सेट्रा। ऑलरेडी वो एंजाइटी में है, ट्रेमर्स उसको आ रहे हैं, टेकीकार्डिया उसको हो रहा है, तो जीएनआरएच दे के तो आप इस सारी एंजाइटी को और सुपर इम्पोज कर देंगे। तो जीएनआरएच तो बिल्कुल भी एक अच्छी ऑप्शन इस यंग पेशेंट में नहीं है। तो वो भी निकल गई आपकी। मैंने तो जीएनआरएच सिर्फ इसलिए निकाल दिया ना कि इतने बड़े बड़े एंडोमेट्रियोमा पड़े हैं, उसमें जीएनआरएच को मैंने दे के क्या करना है, इसको तो मैंने रिमूव ही करना है। तो ये जो चीजें हैं ना कि जी अच्छा गाइडलाइन मैंने पढ़ा था, ये ऑप्शन निकल गई, ये निकल गई, इसको मैंने ऑफर ये करनी है। आपने वहां बैठ के गाइडलाइन या टॉपिक नहीं सुनाना, आपने हम्म। अपने पढ़े हुए नॉलेज को, इसीलिए तो इसको कहते हैं अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज। आपको यू विल बी असेस्ड इन अप्लाइड क्लिनिकल नॉलेज, नॉट क्लिनिकल नॉलेज। तो अप्लाइड आपने कब करना है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी। ठीक है जवेरिया। जी 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 अब मैम। जैसे आप उसको, आपने कहा अच्छा अनीमिया को पहले ओरल देते हैं, फिर वो नहीं होता तो फिर आईवी दे देते हैं, फिर आरबीसी दे देते हैं। बट एक्चुअली दिस पेशेंट में आपने कैसे अनीमिया मैनेज करना है ये इंपॉर्टेंट। यार मैं ओरल नहीं दे सकती, इंजेक्टेबल भी नहीं मैं दे सकती, मुझे इसको फौरन इसकी एचबी को बिल्टअप करके इसकी लेप्रोस्कोपी प्लान करनी है, ठीक है। जी मैम। 8 और 9 सेंटीमीटर की तो अगर रप्चर और टॉर्जन भी हो रही हुई तो वो तो इमरजेंसी किस्म की बन जाती है। हम्म। इतनी बड़ी बड़ी सिस्ट में टॉर्जन भी तो हो सकती है ना, आपकी डीडीज में टॉर्जन भी था, जी ठीक है। जी। तो इसलिए ये तो आपने अब पैक सेल्स लगा के तो एचबी बिल्ड कर दी। चलें, अब हम्म। लेप्रोस्कोपी बताएं कैसे करेंगी आज डॉक्टर वरदा, आपकी लेप्रोस्कोपी की क्लास हो ही ना जाए, डिले होती जा रही है। Then after taking the high risk, after taking the high risk and written consent, I will keep the one pint of the blood arranged and shift the patient to the operation theater, and where she will be reassessed by the anesthetist, and the laparoscopic surgery will be performed. मैडम वो सारे स्टेप्स भी बताने हैं आगे? नहीं नहीं, अभी फिलहाल आप स्टेप्स वो पूछेंगी तो आप बताएंगी। आप सिर्फ कहेंगे ठीक है। लेप्रोस्कोपिक एंड परफॉर्म एंड आई विल ऑफ परफॉर्म डू द the सिस्टेक्टमी एंड ट्राई टू प्रिजर्व एज मच ऑफ द ओवेरियन टिश्यू। ovaries ovarian tissues, and I will meanwhile I will also take the biopsy samples and send them for the histopathology. हम्म। And after the surgery I will debrief the patient, document the whole events, and will keep my patient on the follow-ups and offer the फॉलोअप में क्या दे के either भेजेंगी इसको? जी मैडम वही बताने लगी हूँ कि आइधर दी ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स और दी एरोमेटेज इनहिबिटर्स दैट इज द लेजरा फॉर ऑलमोस्ट कंटिन्यू इन द कंटिन्यूअस फॉर्म फॉर थ्री आप मंथ्स क्या देंगी? आप ओसीपी देंगी या लीजरा देंगी? मैं लेजरा दूंगी मैडम, क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस में लेजरा दी हुई है पेशेंट्स को। ओके, why you are giving Lisra over OCPs? Although your patient has says that once she had taken the OCPs and her pain was relieved. So why you are giving Lisra in preference to the OCPs? हम्म। Is there anything which is related to the recurrence? हम्म। नहीं मैडम मुझे नहीं आता ये, लेकिन लीजरा के साथ इट इज नॉट कि आपने दी दिया, यू मस्ट हैव अ जस्टिफिकेशन। लीजरा के साथ एक तो एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, उसके साथ जो है आपकी जो रिकरेंस होती है वो जरा कम हो जाती है, ठीक है।
लेकिन वो ठीक है। इतने अच्छे टॉलरेट नहीं होते पेशेंट से, ठीक है। और ओसीपीज ठीक है। वेरी वेल टॉलरेटेड होते हैं, और ऑलरेडी अगर एक पेशेंट ओसीपीज पे हो लेकर सेटल हुई भी हो तो प्रेफरेबली उस पेशेंट को ओसीपीज देने चाहिए फॉर 3 मंथ्स, ठीक है।